हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और ये जो सवाल आपके मन में चल रहा है ना कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपीज कैसे चेक होती हैं, आज इसका मैं आपको एक डिटेल्ड आंसर दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि उस पैटर्न के हिसाब के आपको अपने आंसर्स को लिखकर कैसे आना है जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। अब जितने भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं ना, ये सारे सवाल मैंने उन टीचर्स से पूछा, वो टीचर्स जो कि बोर्ड एग्जाम की एक्चुअल कॉपीज चेक करते हैं। जैसे कि सबके मन में एक सवाल आता है, क्या टीचर खुद से नंबर काट सकते हैं? इमेजिन करो, एक एग्जामिनर को आपकी जो कॉपी है उसके आपके आंसर समझ नहीं आए, यानी उनको पसंद नहीं आए, तो क्या वो नंबर काट सकते हैं? इसका भी मैं आंसर बताऊंगा। उसके अलावा मैंने दूसरा सवाल पूछा, डू मार्क्स इंक्रीज ड्यू टू बेटर प्रेजेंटेशन? यानी अगर आप सजा सजा कर लिख कर आते हो, अगर आप सुंदर लिख कर आते हो, क्या नंबर सच में इंक्रीज होते हैं? इसका भी आंसर मैं दूंगा। तीसरा सवाल, क्या पार्शियल मार्किंग एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में होती है? अगर आपने प्री बोर्ड दिए होंगे तो आपको पता होगा मेजॉरिटी ऑफ स्कूल में पार्शियल मार्किंग नहीं देते, है ना? बट क्या बोर्ड एग्जाम में पार्शियल मार्किंग होती है? इसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा। एंड क्या चेकिंग हार्ड होगी या इजी होगी? सबसे पहले ना इसका मैं आपको आंसर दे देता हूं। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मेनली बोर्ड एग्जाम की जो चेकिंग होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 99% चांसेस में इजी ही होती है। जैसा आपने प्री बोर्ड में जो चेकिंग देखी है ना, आपके जो स्कूल के टीचर्स ने चेकिंग करी है, उससे इजी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो थोड़ी सी टफ चेकिंग करते हैं, बट जो बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर्स होते हैं वो चेकिंग आसान करते हैं। तो आपको इसका तो आंसर मिल गया होगा। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला सवाल है ना, क्या टीचर खुद से नंबर काट सकते हैं? तो इसका आंसर पता है क्या है? नहीं, वो नहीं काट सकते। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक एग्जामिनर के पास ना एक आंसर की होती है, वो आंसर की उनको दी जाती है। इमेजिन करो तुम्हारा साइंस का पेपर है, तो टीचर को ना एक आंसर की दी गई होगी और उस आंसर की के हिसाब से उन्हें चेकिंग करनी है। मैं आपको वो आंसर की दिखा भी देता हूं। अगर आप जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप अगर सीबीएसई की स्टूडेंट हो तो आप वहां पे जाओ, या फिर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो उस वेबसाइट पे जाओ, आपको आंसर की दिख जाएगी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ऐसी एक आंसर की दिखती है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये क्या है, ये इंग्लिश की आंसर की आप देख सकते हो। तो इसमें पता है हर चीज गिवन होती है हमें कि कितने नंबर एक स्टूडेंट को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नीचे देखोगे राइटिंग स्किल, ठीक है, अगर आप कोई लेटर राइटिंग का आपका एक क्वेश्चन है तो ना यहां पर लिखा होता है कि फॉर्मेट के 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है, कंटेंट के 2 मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के 1 मार्क्स मिलेंगे एंड एक्यूरेसी के 1 मार्क्स मिलेंगे। तो यानी अगर तुम कुछ भी लिख के आते हो और अगर सही फॉर्मेट में लिख के आते हो ना, तो 1 नंबर तो हर एक स्टूडेंट को मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो यानी ये जो आंसर की होती है ना, इसके हिसाब से चेकिंग होती है। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि साइंस का। अब देखो, साइंस में भी ना आंसर्स दिए होते हैं और टीचर को इन्हीं पॉइंट के हिसाब से आंसर को चेक करना होता है। जैसे कि देखो, आंसर के अंदर एक डायग्राम भी बना रखा है, तो वो ये भी चेक करेंगे क्या स्टूडेंट ने डायग्राम बनाया या नहीं बनाया, क्या स्टूडेंट ने पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ये सारी चीजें चेक होती हैं बाय द हेल्प ऑफ आंसर की। यानी टीचर खुद से चेक नहीं कर रहे हैं, वो उस आंसर की के हिसाब से उनको चेक करना पड़ता है, और यही एक प्रकार का रूल होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, क्या पार्शियल मार्किंग होती है? मैंने साफ दिखा दिया यहां पर। अगर आपने यहां पर ध्यान से देखा हो, इंग्लिश में अगर आप एक फॉर्मेट में लिख के आते हो तो भी 1 नंबर मिलेंगे, कंटेंट लिख के आते हो तो 2 नंबर मिलेंगे। और इसका ना एक और चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैथ्स। बच्चे डरते हैं ना कि अगर मैथ्स का फाइनल आंसर नहीं आया तो क्या हमारे पूरा आंसर गलत हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम ये बोलता है कि मैथ्स में भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो अगर स्टार्टिंग में फॉर्मूला भी लिखते हो या फिर 1-2 वैल्यूज भी लगाते हो, तो उसका भी देखो यहां पे लिखा हुआ है कि आधा नंबर दे दो। ठीक है, अगर आप सेकंड स्टेप तक पहुंच पाते हो तो फिर आधे नंबर आपको और मिल जाएंगे, थर्ड स्टेप पे पहुंचोगे तो 1 नंबर मिल जाएंगे। यानी एक टीचर के पास एक सेट रूल होते हैं कि अगर बच्चा ये निकालता है तो उसको आधा दो, अगर यहां तक पहुंचता है तो आधे नंबर और दो, अगर यहां तक पहुंचता है तो 1 नंबर और दो। ठीक है, तो यानी अगर आप फॉर्मूला भी लिख कर आते हो, अगर आप थोड़ा सा आंसर भी सॉल्व करके आ पाते हो, तो आपके नंबर एकदम तय हैं। तो ये हर एक सब्जेक्ट में होता है, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लोगे ना, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सबके अंदर क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग आपकी दे रही होती है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेनी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको, आंसर को लिखना कैसे है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन पीछे लिखी हुई है, अगर आप उस लाइन को पढ़ोगे, एनसीईआरटी मैटर्स। देखो दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइंस और एसएसटी के अंदर। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो कैसे कॉपी चेक करेंगे? ये जो आंसर की आती है, और ये आंसर की जो होती है वो बनती कैसे है? एनसीईआरटी से। यानी अगर इमेजिन करो, एक क्वेश्चन है, राइट दी 5 पॉइंट्स अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन के ऊपर 5 पॉइंट लिखने हैं, तो वो जो 5 पॉइंटर की जो उनके पास आंसर की होगी ना, वो आंसर की बनती है एनसीईआरटी से। तो अगर आपने आंसर को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखा है
तो ऑब्वियस सी बात है आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट ऐसा मेनली नहीं होता कि अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो नंबर कटते हैं, ऐसा भी नहीं होता। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम आंसर लिख सकते हैं ना, तो नंबर कटने के चांसेस 0% है। अब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन बच्चों को ना एक प्रॉब्लम आती है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, तो वो समझ नहीं आ पाती, याद नहीं हो पाती। तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो ना, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से है। क्योंकि अभी मैंने ना कुछ समय पहले एक बुक लॉन्च करी थी जिसका नाम था प्रयास, आपने भी बुक देखी होगी, राइट? अभी जो प्रयास बुक है ना, इसके साथ आपको मिलते हैं ये एनसीईआरटी चिट्स। स्पेशली जो साइंस और एसएसटी के एनसीईआरटी चिट्स है ना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस चिट्स के अंदर ना हर एक चैप्टर को समराइज फॉर्म में एनसीईआरटी की भाषा में लिखा गया है। यानी इसके अंदर आपको फ्लो चार्ट्स, रोड मैप्स, एंड वो भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। यानी अगर आप अपने आंसर्स को इस भाषा में लिखकर आते हो ना, तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले। और एक और चीज है कि इससे ना आपका जो रिवीजन है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट पास आ गए हैं, तो बोर्ड एग्जाम से पहले ना रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो रिवीजन वाली प्रॉब्लम है ना, वो भी आपकी इससे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से जो प्रयास है आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अभी के समय पर ना इस पे बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है, यानी 30% ऑफ चल रहा है, जो कि मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप जाकर परचेस कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। देखो, अगर एक टीचर जो कि आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, वो जितना टाइम आपकी कॉपी पे लगाएंगे ना, उतने नंबर आपके कम होते रहेंगे। मैं समझाता हूं। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन खराब है ना, आपने एक डिफरेंट ऑर्डर के अंदर आंसर लिख रखा है, तो टीचर कॉपी चेक करेंगे, अरे यार ये कैसा बच्चा है, इसने तो कैसा आंसर लिख रखा है, और वो ज्यादा टाइम लगाएंगे। जितना वो टाइम लगाएंगे ना तुम्हारी कॉपी के ऊपर, उतना उनका दिमाग खराब होगा, और उतने ही वो नंबर तुम्हारे काट सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें कुछ पेपर प्रेजेंटेशन की टिप ध्यान रखनी, जो कि मैं भी बताऊंगा, जिसकी मदद से तुम्हारी जब कॉपी एक टीचर के पास आएगी ना, वो देखेंगे कि अरे यार कितना अच्छा बच्चा है, पहला आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, वो आगे पन्ने पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, वो सारे आंसर तुम्हारे देखेंगे और तुम्हें फुल मार्क्स दे देंगे। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर प्रेजेंटेशन करनी कैसे, कुछ सिंपल सिंपल स्टेप्स है, वो मैं आपको बता देता हूं। जिसके अंदर पहला स्टेप क्या है, अटेम्प्ट इन करेक्ट ऑर्डर। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करना होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने अगर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करा है, तो एज अ टीचर जब मैं उसकी कॉपी चेक करूंगा ना, तो मैं देखूंगा कि ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, तो मेरा टाइम कम लगेगा, है ना, और मैं खुश रहूंगा, मैं नंबर ज्यादा दे दूंगा। ठीक है। अगर एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसने पहला क्वेश्चन करा है, फिर पांचवा करा है, फिर 10वां करा है, फिर तीसरा करा है, फिर चौथा करा है, तो मुझे भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी चेक करने में। और जब मुझे प्रॉब्लम होगी चेक करने में, तो मैं उसके पूरे पूरे आंसर्स पढ़ूंगा। और जब मैं आंसर्स पूरे पूरे पढ़ूंगा, तो तुम्हें पता है आंसर पढ़ते ही छोटी छोटी गलतियां मिलने लगती हैं, और जैसे ही मुझे गलती मिलेगी, मैं नंबर काट लूंगा। इसलिए क्या करो, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपने आंसर को लिखो। अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता ना, तो उसके लिए ना आधा पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जितनी आंसर शीट तुम ले सकते हो ना एग्जाम हॉल के अंदर, उतनी आंसर शीट तुम लो, कोई पाबंदी नहीं है ना। तो इसलिए क्या करो, ऐसे लिखना, एक ऑर्डर के अंदर लिखना, ऑर्डर के अंदर लिखना बहुत जरूरी है। और ट्राई करना आंसर्स के बीच में अगर तुम ऐसे एक लाइन भी बना सको ना पेंसिल से, तो भी वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब दूसरी प्रेजेंटेशन टिप के ऊपर मैं आ रहा हूं। दूसरी प्रेजेंटेशन टिप क्या है, यूज लास्ट पेज एज रफ पेज। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, साइड में बॉर्डर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा पेपर है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं से साइड में बॉर्डर बना लूंगा और यहीं पे रफ करने लगूंगा, है ना। तुम में से भी बहुत लोग करते होंगे, मुझे कमेंट्स में बताना, करा है तुमने कभी ऐसा? अब एज अ टीचर अगर ऐसे रफ वर्क दिखता है ना, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, पेपर प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, जो आपकी आंसर शीट होती है, उसका जो लास्ट पेज होता है, आंसर शीट का लास्ट पेज, उस पर हेडिंग डालनी है रफ। क्या हेडिंग डालनी है, ऊपर आपने हेडिंग डाली, उस पर रफ, और फिर आपको उसमें कुछ भी रफ करो, टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम कुछ भी करो उसके अंदर, है ना, तुम उसमें कुछ भी लिखो, तुम उसमें लिखो नेहा आई लव यू, बट ऐसा ऐसा मत करना, बट तुम उसमें कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो जितना भी रफ पेज है ना, वो हमें क्या करना है, वो हमें लास्ट में करना है, आंसर शीट के लास्ट में रफ हेडिंग डाल के वहीं पे करना है। ऐसे साइड में बॉर्डर्स बना के मत करना, पेपर प्रेजेंटेशन खराब होती है। अगली पेपर प्रेजेंटेशन टिप क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप कोई थ्योरेटिकल आंसर लिख रहे हो, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इनके जो आप आंसर्स लिखते हो, तो उसके अंदर जो कीवर्ड होता है ना, हर पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट जो शब्द होता है, उसको अंडरलाइन किया करो। फॉर एग्जाम्पल, और वो अंडरलाइन तुम्हें सिर्फ पेंसिल से करना है, बाकी किसी से नहीं करना। जैसे ये क्या आंसर है, अब इस बच्चे ने क्या करा, यहां पर अंडरलाइन कर दिया, तो एज अ टीचर मैं क्या करूंगा, मैं इस अंडरलाइन वाले चीज को पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि हाँ इसको आंसर आता है, यहां टिक लगाऊंगा, नंबर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा।
इससे क्या होगा, आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये जो अंडरलाइन मेथड है ये भी प्लीज आप फॉलो करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पेपर प्रेजेंटेशन करनी कैसे। अब सब्जेक्ट वाइज मैं कुछ टिप दे रहा हूं और फिर लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी बैक बेंचर स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना जिसकी मदद से तुम एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, मैथ्स में हमेशा यूनिट लिखो। बच्चे ना यूनिट्स भूल जाते हैं जब हम आंसर निकाल रहे हैं ना। जैसे आंसर आया 10 मीटर, तो जो मीटर लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट नहीं लिखते तो नंबर कट सकते हैं। सेकंड चीज, फॉर्मूला मत लिखना भूलना, फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। अगली चीज, फाइनल आंसर को बॉक्स में किया करो। जैसे कि इमेजिन करो मेरा आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो उस 5 सेंटीमीटर को ना ऐसे बॉक्स में डाल दो। अगर आप ये कर लेते हो ना तो इससे होता कुछ नहीं है, बस पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और टीचर आंसर देखते हैं कि हाँ इसका आंसर सही है और वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है साइंस में। साइंस में प्लीज जब भी डायग्राम बनाओ तो लेबलिंग करना मत भूलना, विदाउट लेबल डायग्राम की कोई वैल्यू नहीं होती। अगली चीज क्या है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो प्लीज, एंड यूनिट्स लिखो। फिजिक्स के अंदर यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को भी लिखना है। एसएसटी के लिए क्या है, एसएसटी के लिए है ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट्स। कभी भी पैराग्राफ मत लिखो एसएसटी के अंदर, बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 5 नंबर का 3 नंबर का, उसमें क्या करो, उसमें पॉइंट्स में लिखो ना, 5 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो। उससे क्या होता है ना, इजी चेकिंग होती है और नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और कीवर्ड्स तो हाईलाइट करनी है। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश हिंदी की, तो इंग्लिश हिंदी में प्लीज ग्रामेटिकल मिस्टेक को अवॉइड करो, क्योंकि यहां पर नंबर कटते हैं। साइंस एसएसटी में अगर थोड़ी बहुत आपकी ग्रामर मिस्टेक हो भी रही है ना तो कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर इंग्लिश में ही तुम ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो तो वहां पर नोटिस होगा। स्पेलिंग एरर्स के भी नंबर कट सकते हैं, तो स्पेलिंग भी आप ध्यान से लिखो इंग्लिश हिंदी के अंदर, बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब बढ़ते हैं बैक बेंचर स्ट्रैटेजी की तरफ। देखो, एज अ बैक बेंचर, मैं खुद अपने टाइम पे बैक बेंचर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, इमेजिन करो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें नहीं आ रहा, तुम क्या करोगे, खाली छोड़ दोगे? बट कभी भी खाली मत छोड़ना। मान लो क्वेश्चन आया जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसमें मैं क्या लिखूं, कुछ भी लिख के आ जाना। कुछ भी से मेरा मतलब नहीं गाना लिख के आगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तुम्हें आता है, जो भी तुम्हें धुंधला धुंधला याद है, आसपास की चीजें याद है, वो सारी चीजें पैराग्राफ के अंदर लिख देना, पॉइंट्स में नहीं, पैराग्राफ में। पैराग्राफ में कुछ भी लिख के आ जाना। ठीक है, तो उससे होता क्या है ना, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो कि तुम्हें पास करना चाहते हैं, नंबर देना चाहते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो देखते हैं अरे बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, मान लेता हूं इसका आंसर गलत है बट इसको आधा एक नंबर तो दे देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं टीचर्स। इसलिए पैराग्राफ के अंदर जो नहीं भी आ रहा ना, उसमें कुछ तो लिख कर आना, नंबर मिलेंगे, आधा एक नंबर इंक्रीज ही होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो ये थी एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। आई होप अब एग्जाम के अंदर तुम अपने आंसर्स को ऐसे लिख के आओगे और इसकी मदद से तुम अपने स्कोर को भी इजीली 5 से 10 नंबर तो इंक्रीज कर सकते हो। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।